एक दफ़ा ये जिस दिन ज़बरदस्ती हमारे घर घुसा है उस दिन हमें यानी पता चला है। इसको मैंने समझाया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हमारा रास्ता बस्ता घर है, तो आप ये हरकतें ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आता। इसने मेरी लोकेशंस, मेरे बच्चों की लोकेशन, यानी कि सारी चीज़ें मुझे बताई और कहता है मैं तुझे मरवा दूँगा। आपकी वाइफ कह रही है कि मुझसे बताया नहीं गया। उल्टे सीधे मैसेज करने, जो बकवास इसने करनी थी ये वो। उसका एक साथी था, उसने मुझ पर फायर करने की कोशिश की, उसे पिस्टल चला नहीं है। तब मैंने उसको 2 डंडे उसकी टांग पे मारे, उसने फिर नहीं बताया। फिर मैंने 3 उसकी कमर पे मारे। तो मैं उसको इंसान नहीं कहूँगा जो लोगों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त उछालता हो। जी नाज़रीन, मरकज़ी मुलज़िम मेरे साथ मौजूद है जिनका नाम फ़रहान है। इनके पास चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये सारी क्या वारदात थी। अच्छी खासी ज़िंदगी जा रही थी तो अचानक से सब कुछ तबाह बर्बाद कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़रहान, मुझे बताओ, आपके सब कुछ ठीक था, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, शादीशुदा हो आप, 3 बच्चे हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से बीच में ट्विस्ट कैसा है कि जिसने ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी? ये रईस नामी लड़का जो है जी, ये मेरी मिसेज़ और मेरी बच्ची के साथ इसने मिसबिहेव किया एक दफ़ा पहले मोहल्ले में। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, ये तंग करता रहा, काफ़ी डिफरेंट नंबर से फ़ोन कर करके बदतमीज़ी करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। जिस टाइम में घर में मर्द रात नहीं होते थे, एक दफ़ा ये जिस दिन ज़बरदस्ती हमारे घर घुसा है उस दिन हमें यानी पता चला है कि फिर मेरी मिसेज़ ने बताया कि मैंने इसको 1-2 दफ़ा जो है ना प्यार से भी समझाने की कोशिश की है। मेरी इसी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। इसको मैंने समझाया कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हमारा रास्ता बस्ता घर है, तो आप ये हरकतें ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आता। तो उसके बाद मेरी भी इससे टेलीफोनिकली बात हुई है। बजाय कि शर्मिंदा होने के, कोई इस तरह का इजहार करने की, उल्टा इसने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। इसने मेरी लोकेशंस, मेरे बच्चों की लोकेशंस, यानी कि सारी चीज़ें मुझे बताई और कहता है मैं तुझे मरवा दूँगा, तेरी बच्ची गवाह करवा लूँगा। उल्टी सीधी हरकतें। और इसका वे ऑफ टॉकिंग जो था वो जिस तरह आपका मेरा या आम रूटीन में लोगों का होता है, इसका वैसा नहीं था, टोटली डिफरेंट था। वो तो जब मैंने इसको पकड़ा मुझे तब भी आइडिया हो गया था, क्योंकि ये नशे की हालत में था जब ये मेरे घर आया है अपने साथियों के साथ वारदात की नीयत से। तो ये सारा मामला था। अच्छा फ़रहान, देखो, अगर कोई लड़का घर में फैमिली में, क्योंकि इस तरह के हम सब ने तकरीबन मामला फेस किए होंगे, रॉन्ग नंबर आ जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन उसको हैंडल करने का ना एक तरीका कार होता है, ठीक है? आपकी वाइफ कह रही है कि मुझसे बताया नहीं गया। अगर वो आपसे शेयर करते और आप भी थोड़ा सा तहम्मुल करते, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, और आजकल पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी है, ये सारे मामला को बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसने बच्चों का नाम लिया ना, पहले मेरा ज़हन यही था कि मैं इसको इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दूँ, लेकिन जब उसने जिन लोकेशंस का मुझे ही पता था कि यहाँ पे इस टाइम मैं हूँ, जब उसने मेरी उसकी भी बात की है ना, यानी कि जिस चीज़ का सिर्फ मुझे ही पता होता है, और जब मेरी बच्चों का उसने कहा कि मैं गवाह करूँ, उस चीज़ से मैं थोड़ा घबराया हूँ। मैंने कहा यार ये कहीं हमें नुकसान ना पहुँचाए, तो मैं देखता हूँ क्या करना है। लेकिन वो उसके बाद तकरीबन 2 दिन उसने ना फ़ोन किया ना मैसेज किया, तंग नहीं किया। मैंने कहा शायद इसको अकल आ गई है, खुद ही पीछे से उतर गया। लेकिन उसके बाद फिर जिस दिन ये रात को अपने साथियों के साथ आया, उस दिन ये फिर दिन से शुरू हुआ था फ़ोन करने, उल्टे सीधे मैसेज करने, जो बकवास इसने करनी थी ये वो। तो रात को तकरीबन 1:45 बजे जब इसने फिर मैसेज किया, तब मैंने इसको मैसेज किया, अच्छा भाई आप आ जाओ, जो आपको चाहिए ना मैं आपको दे देती हूँ। यानी कि उसको यही लगा कि इसकी मिसेज है। आपने वही मिसेज बन के? हाँ, ये अपने साथियों के साथ आया है। तो मैंने अभी दरवाज़ा ही खोला था, सामने था, मैंने इसको पकड़ लिया, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था, मैंने बुलेट मार के इसके मुंह पे रखा है। जैसे ही थोड़ा सा बाहर हूँ, जो इसका एक साथी था उसने मुझ पे फायर करने की कोशिश की, उसे पिस्टल चला नहीं है, तो दोनों जो हैं वो उसके साथी वहाँ से मौके से भाग गए हैं। फिर इसको मैं ऊपर लेके गया हूँ, जाके मैंने इसको अपने पोर्शन में बांधा है, टांगे इससे बनवाई हैं, हाथ खुद बांधे हैं। फिर इससे मैंने पूछा आपका तरीका वारदात क्या, इसने बताया सारा, मैंने वो वीडियो SHO साहब को दी है। इन्हें कहा हम लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं और ऐसे लूट मार करते हैं। आज तेरे घर में भी हमारा वारदात का प्रोग्राम था और तू मेरा टारगेट था। जब मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारे साथ 2 लड़के कौन थे, इसने उनका मुझे नहीं बताया। मेरा ज़हन था मैं उनका भी पूछ लूँ, रिकॉर्ड करूँ और पुलिस को बुलाऊँ, इसके घर वालों को बुलाऊँ, इसको उनके हवाले कर दूँ। तब मैंने उसको 2 डंडे उसकी टांग पे मारे, उसने फिर नहीं बताया। फिर मैंने 3 उसकी कमर पे मारे। वो पहले भी नशे की हालत में था, मैंने इसको पानी पिला के भी होश दिलाई पहले उससे कि सही तरह मेरे से बात कर, उल्टी सीधी बात ना कर, कोई जो तेरा मकसद है वो बता। तो उसको 2-3 डंडे मारने के बाद वो डाउन हो गया। मैंने उसको उठा के देखा, लेकिन वो एक्सपायर हो गया हुआ था। फिर मैं परेशान हो गया हूँ कि मैं तो ये करना नहीं चाह रहा था, ये हो गया, मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसको मैंने रैप किया, चादर में रैप करके उसको गाड़ी में डाल के इधर मांगा मंडी के पास लाके फेंक के आग लगा दी। हाँ जी। तो फरहान भी थोड़ा सा दिल में उस टाइम आया कि यार एक इंसान की तज़लील उस टाइम बस जो समझ आया था वो कर लिया, नहीं समझ आई। सारे इंसान वो होता है जो लोगों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त करना जानता हो। मैं उसको इंसान नहीं कहूँगा जो लोगों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त उछालता हो। वो खाली क्या नाम लेते हैं हम लोगों के साथ, ऐसे नहीं पता नहीं कितने और लोगों के साथ कर रहे होंगे। ये तो अब जो उसके साथी 2 शामिल तफ्तीश
तफ्तीश होंगे ना, वो बताएंगे सारा कुछ कि हम किस तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं, क्या बदतमीजियाँ करते हैं। अच्छा फरहान भाई, मुझे अब ये बताओ कि उसकी वालदा उसकी जो शेरवानी है वो बेड पे रख के, और उसका जो सर पे पहनने वाला वो होता है वो भी रखा हुआ है, और कह रही है कि उसका रिसेंटली निकाह हुआ था, मेरा बच्चा उसकी वाइफ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में था, तो फिर अपनी वाइफ को वो क्यों बचा रहा है, उसको क्यों नहीं मारा, मेरे बच्चे को क्यों मारा? मेरी मिसिस के उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं थे। इनका प्रोग्राम, इनका ग्रुप का प्रोग्राम यही था कि वारदात करना और लोगों को ब्लैकमेल करना, उनके घरों में घुसना। अगर इस तरह का कोई मामला होता, मेरी मिसिस की तरफ से कोई इस तरह की गलती होती, मैं कम से कम उसको डिवोर्स तो दे देता ना। इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, इनकी तरफ से ही मामला है। अब माएँ सारों की सांझी होती हैं, माएँ भोली होती हैं। अब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था मैंने क्या किया क्या नहीं किया, उनको भी अगले दिन पता चला जब सारा वकूआ हो गया तो मैं पुलिस के सामने पेश हो गया हूँ। इसी तरह से उनको भी नहीं पता होगा कि उनका बेटा दोस्तों के साथ मिलकर बाहर क्या करता फिर रहा है, किस तरह से करता फिर रहा है, क्या नहीं करता फिर रहा है। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं जी मेरे। तो 3 बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है? अल्लाह मालिक है जी। अच्छी बुरी देखें, बाप का साया बड़ा ज़रूरी होता है। कोई बात नहीं जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे जो वालिद वालदा हैं, वो माशाल्लाह से हमसे अच्छे पाल लेंगे। क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और गुस्से में इंतहाई कदम उठाने के बाद अपनी ज़िंदगी तो तबाह करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कई ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं? तहम्मुल मजाजी से काम लेना चाहिए जी। मैंने भी तहम्मुल मजाजी से काम लिया था, गुस्से से काम लिया, लेकिन उसका नुकसान फिर भी ये हो गया। जी नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज राना सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये किस नौयत का केस था, और ये जो बर्बरियत की गई है उस लड़के का, क्या वाकई में कोई कसूर था या वो बेकसूरी बेचारा मारा गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये कि 24 अगस्त सुबह 7:30 बजे हमें केस रिपोर्ट होता है, 15 पे कॉल मसूल होती है, और उस पे हमें कॉलर ये बताता है कि एक जली हुई लाश है और जिसकी शनाख्त करना मुश्किल है। फौरी तौर पे मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं मौके पे, क्राइम सीन पे पहुंचते हैं तो वाकई डेड बॉडी जली हुई थी जिसकी शनाख्त मुमकिन नहीं थी, और उसमें फिर हम PFSA क्राइम सीन यूनिट को मौके पे कॉल करते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, क्राइम सीन यूनिट और PFSA लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, और उसके बाद जो है डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। अब जो अगला काम था वो ये था कि चूँकि डेड बॉडी अनआइडेंटिफाई है, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, तो उसकी पिक्चर्स और वीडियोस पुलिस के डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं। इश्तिहार शोरो गोगा जो हमारा एक तरीक़ाकार है वो किया जाता है, नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ इतला दी जाती है। वेरी नेक्स्ट डे फैसल टाउन पुलिस स्टेशन से हमें इतला मिलती है कल से एक लड़का यहाँ से मिसिंग है, तो उनके वारसान से हम रब्ता करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डेड हाउस में वो डेड बॉडी की शनाख्त कर लेते हैं कि हमारा बेटा है, तो उसका नाम और उसकी फिर नेचर ऑफ जॉब का पता चलता है। वो एक डिलीवरी बॉय होता है, उसका सेल नंबर लिया जाता है, उससे डिटेल्स लेते हैं, लास्ट डे उसकी लोकेशंस, फ्रीक्वेंट नंबर्स, जो लास्ट कॉलर्स थे, वहीं से एक सुपर सस्पेक्ट नंबर मिलता है। उस घर में हम फिर रेड करते हैं, बंदे को इंटरोगेट करते हैं, जिससे बहुत सारे इंकशाफात सामने आते हैं। उससे पता चलता है कि इसने ये कत्ल अपनी बीवी की वजह से किया है, कि जो मकतूल रईस था उससे इसके बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे। इसमें एक और बात लास्ट आपसे क्वेश्चन करता हूँ, वो जो मैडम है, जो मैडम आमना है, वो जो मुलजिम है, वो इसमें से मतलब बिल्कुल शफाफ तरीके से अपने आप को आउट कर रही है कि मुझे कुछ पता भी नहीं था, मेरे कोई ताल्लुकात नहीं थे, वो सिर्फ एक ब्लैक मेलर था, उस ब्लैक मेलिंग के तहत मेरे शोहर ने उसको मौत की घाट उतारा। देखें, चूँकि तफ्तीश अभी इन प्रोसेस है, बहुत सारे एविडेंस है हमारे पास जो इस स्टेज पे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं इंफॉर्मेशंस, उन्हीं एविडेंस की बिना पे मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि इसमें मकतूल रईस और फरहान मुलज़म की बीवी आमना, इनके 5-6 महीने से आपस में बातचीत हो रही थी, रिलेशनशिप था, और उसमें हमारे पास ऐसी तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं जिसमें वीडियो चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं और चैटिंग, और उससे वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा रहा, वो एक बड़े कंफर्टेबल टाइम में, कंफर्टेबल जोन में सारा कुछ हो रहा है, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इनका रिलेशनशिप था, और कोई ज़बरदस्ती वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा सर, इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल इस तरह के वाक़यात आम है, एक जो औरत है उसके बच्चे भी हैं, उसका हस्बैंड भी है, लेकिन उसका रिलेशन किसी थर्ड मैन के साथ होता है, और इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। देखें जी, इसमें तो देखें हर एक घर का अपना माहौल होता है, उसमें ये है कि ये मुलज़मा का ही ये बयान है, स्टेटमेंट है उसकी कि जो है मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ उसका बिहेवियर गलत था, एग्रेसिव था,
पिछले साल डेढ़ पहले जो है इसने मेरे नाक की हड्डी तोड़ दी थी। इस हद तक ये मेरे से और मुझे मेरे घर वालों से मिलने भी नहीं था देता। तो जब ये एक अग्रेसिव एटीट्यूड होगा ख़ामद का अपनी बीवी के तरफ, तो अल्टीमेटली बीवी कोई दूसरी जगह भी तलाश करने की कोशिश करती है। तो इसमें मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो एक बड़ा मजबूत रिलेशनशिप होना चाहिए और इसमें दोनों बड़े कंफर्टेबल जोन में हों, कोई किसी से ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर रिलेशनशिप विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। यहीं भी ऐसा ही हुआ है। नाज़रीन, ये सारी बात थी जिसमें आपने सारी हकीकत जाना। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात जो इस इबरतनाक वाक़ये से आपको इबरत हासिल करनी चाहिए वो ये हम सबको कि जो एक हलाल रिश्ता है, जो एक मियाँ बीवी का बड़ा पकीज़ा रिश्ता है, एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो अपने आप में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें कि जो वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन है इसमें एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर बात शेयर करें और प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि जब ये एग्रेसिव एटीट्यूड बीच में आएगा, गालम गलोच होगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो फिर पक्की बात है किसी थर्ड मैन की एंट्री ज़रूर होगी और उसके बाद इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।